हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। आज हम जानेंगे वात, पित्त और कफ क्या होता है। क्या नाड़ी परीक्षा से सभी व्याधियों का पता चल जाता है? क्या आयुर्वेद धीरे काम करता है? आयुर्वेद के लिए कहा गया है आयुर्वेद अमृताणाम, यानी जितने भी अमृत हैं उन सभी में सर्वश्रेष्ठ है आयुर्वेद। और अमृत को पाने के लिए करना पड़ता है समुद्र मंथन। तो इस अमृत रूपी कठिन आयुर्वेद को समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद जगत के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित वैद्य डॉक्टर श्री कृष्ण खांडल। आयुर्वेद का पॉडकास्ट है और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आयुर्वेद क्या है? क्योंकि अगर 5 लोगों को हम पूछे कि आयुर्वेद क्या है तो किसी के लिए धार्मिक शास्त्र है, किसी के लिए फिलॉसफी है, किसी के लिए आउटडेटेड साइंस है। और सुबह आज मुझे किसी ने कहा कि आयुर्वेद मतलब योगा। तो मतलब हमें पता ही नहीं है कि आयुर्वेद जैसा एक मेडिसिन सिस्टम भी एग्जैक्टली एक मेडिसिन सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सही पूछा आपने। संक्षेप में कहें तो आयुर्वेद एक जीवन शास्त्र है। जीवन शास्त्र का मतलब लाइफ के हर डायमेंशन के बारे में जो एक विस्तृत जानकारी देता है उसको आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। उस जीवन का डायमेंशन का मतलब कॉस्मिक, बॉडीली, उसका मानसिक, उसका आत्मिक और उसका सामाजिक, सभी साइंस आयुर्वेद की तरह से एक फोक या लोक ज्ञान से आए हुए, उनका उद्गम लोक है या कॉस्मोस है। उसके बाद में हजारों साल तक इस लोक ज्ञान को साइंस में कन्वर्ट करने के लिए उस ज़माने के साइंटिस्ट, जिनको हम ऋषि कहते हैं, उन्होंने बहुत सारी संभाषाएं की और हजारों वर्ष तक इन पर शोध किया, प्रैक्टिस किया और उसके बाद में कहीं जाकर के ये डॉक्यूमेंट हुआ। और डॉक्यूमेंट होने से बाद में भी ये कई साल तक प्रैक्टिस में आता रहा। पहले साधन नहीं थे लेकिन साधना थी। साधना का मेरा मतलब उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था लेकिन उनके पास ध्यान चक्षु, ज्ञान चक्षु और तपस चक्षु थे। और उससे उन्होंने मेडिटेट करके या प्रैक्टिस करके या लोगों के साथ में जो विशेषज्ञ थे उनके साथ संभाषा करके इस ज्ञान को फाइनली टेस्टामेंट में लाए। और चरक एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने इसको सबसे पहले डॉक्यूमेंट किया, शायद भोजपत्रों पर। और चरक संहिता में ये सारा डिटेल्स उसके उपोद्घात या प्रोलॉग में मिलता है, जिसको यादव जी त्रिकम जी आचार्य ने इसी शताब्दी में, पिछली शताब्दी में उसको डॉक्यूमेंट किया। और इसके लिए 20 वर्षों की अनवरत उन्होंने खोज की और कहाँ कहाँ से उन्होंने टुकड़े संभाल करके आयुर्वेद के इस चरक संहिता ग्रंथ को पूरा किया। तो आयुर्वेद एक जीवन विज्ञान है जिसमें हमें ब्रह्मांड से लेकर के शरीर और शरीर से लेकर के फिर ब्रह्मांड, एक अंतर रिलेशन, जो इंटर रिलेशन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि कुछ लोग इसको एक सूडो साइंस कहते हैं, कुछ उसको जो आउटडेटेड साइंस कहते हैं, कुछ केवल धार्मिक शास्त्र कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि ये एक बड़ा समृद्ध चिकित्सा विज्ञान है और पूरा विश्व समझ चुका है। और कम से कम विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो अब समझ चुका है कि ये सारी जितनी भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स है उनका लीडर एक साइंस है। मतलब जो पुराने ज़माने के ऋषि वगैरह थे तो हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से साइंटिस्ट थे उस समय। वो बिल्कुल, उन्होंने क्या है कि एक एक विषय की विशेषज्ञता ग्रहण की थी। और उनका उस समय कोई जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज तो थी नहीं, ये देश विदेश तो बने नहीं थे। उस समय लोग कैसे आते जाते थे ये कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन उनकी 100 से ज़्यादा सिम्पोजियम का उल्लेख जो है वो चरक शास्त्र में मिलता है, जो कहीं ग्रीस से आए, कुछ जो है वो यूनान से आए, कुछ जो है वो वाल्मीकि प्रदेश जिसको अरब ईरान कहते हैं वहाँ से आए, कुछ जो है वो मंगोलिया से आए, कुछ चाइना से, कुछ जापान से आए। तो उन्होंने क्या है कि इसको एक बहुत बड़ा एक साइंस का रूप दिया जिसके रेफरेंसेस मिलते हैं। और देखा जाए तो अभी हमारी जो मॉडर्न साइंस है तो वो भी तो नेचर से ही इंस्पिरेशन लेकर जो भी लैब में डेवलप करना है। करीब 500 साल पहले
ग्रीक ने अपना एक ट्रांसलेशन उसका अलग है। बेसिक साइंस वहाँ भी आयुर्वेद ही था, और उसका अगर मदर साइंस समझें तो वो आयुर्वेद ही है। लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया, जो संस्कृत था उसको लैटिन में ट्रांसलेट किया, और कुछ कंसेप्ट जो है वो उनके आसपास के जो ऋषि थे, वहाँ भी साइंटिस्ट मान लीजिए, उन्होंने अलग ढंग से डेवलप किया। और उसके बाद में आयुर्वेद और मॉडर्न जो एलोपैथी जिसको हम बोलते हैं, वो कई वर्षों तक, करीब 200 साल पहले तक ये सब साथ साथ चलता रहा। फिर ऐसा हुआ कि इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कुछ इंटरनेशनल कंपनीज आ गई, उन्होंने उसको अपदस्थ कर दिया या उसको रिप्लेस करके और इसको फ्रंट लाइन पर ले आए। अच्छा, आयुर्वेद में एक कंसेप्ट आता है वात पित्त और कफ का, तो ये भी एक बहुत यूनिक सा कंसेप्ट है। मतलब किसी और साइंस में हम देखें, एलोपैथी में देखें या फिर मॉडर्न साइंस में किसी भी ब्रांच में हम जाएं तो ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं मिलता। तो क्यों ये कंसेप्ट आयुर्वेद में है? मैंने पहले बताया कि आयुर्वेद कॉस्मोस या जो ब्रह्मांड है उसको पिंड में देखता है और पिंड में ब्रह्मांड को देखता है। तो इसलिए जो सूर्य, चंद्र और वायु जो बाहर लोक में है, वो लोक की एक एनर्जी है, और जो लोक को मूव करते हैं, लोक में किसी भी चीज़ को पकाते हैं या किसी चीज़ को नर्चर करते हैं। तो सन जो है वो डाइजेस्ट करता है, मून जो है वो नर्चर करता है, और वायु जो है उसको स्प्रेड आउट करता है। तो ऐसा एक कंसेप्ट बॉडी में क्या है, उसकी बॉडीली अगर ट्रांसलेट किया जाए तो जो एयर बाहर है वो वात है, जो सन है वो पित्त है, जिसको मून कहा जाता है, जो फ्लूइड है वो हमारा कफ है। और ये हमें फूड से, ड्रिंक से और ब्रीथिंग से मिलते हैं। फूड से हमें सन मिलता है, एयर जो है उससे वायु मिलता है, और सोम जो है वो हमारे उदक या वाटर से मिलता है। और ये साइंस अब इतना एक्सेप्टेबल और अट्रैक्टिव है कि अब तो दूसरे जो साइंस हैं वो भी इसी थ्योरी को मानते हैं। जैसे चाइनीज जो सिस्टम है वो भी यिन यान की थ्योरी मानते हैं, तो उन्होंने भी यही वात पित्त कफ लिए। उन्होंने ट्रांसलेशन अलग है लेकिन यही वात पित्त कफ की थ्योरी है। जापानीज साइंस में भी यही है, कोरियन साइंस में भी यही है, श्रीलंकन साइंस में भी यही है, और अब WHO जो है वो इसको प्रूव कर चुका है कि ये वात पित्त कफ का जो कंसेप्ट है ये ज़्यादा सॉलिड कंसेप्ट है, बजाय कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से इसकी शुरुआत करें। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी शुरू जो है वो यूनिवर्स से हुई है, इसलिए क्या है कि ये कंसेप्ट अब करेक्ट हो रहा है। जितना मुझे समझ में आया तो यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स से, संसार से मनुष्य शरीर को समझने का मतलब बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ये। तो सेम हमारे शरीर में जो व्याधियाँ हो रही हैं तो वो वात पित्त कफ के बिना नहीं हो सकती। हाँ, यूनिवर्सल जो टर्मोइल है वो डेफिनेटली बॉडी पर असर करते हैं। जितने ऋतुएं हैं वो यूनिवर्स में इन्हीं की गति के कारण से बदलती हैं, और उन ऋतुओं के कारण से शरीर की जो फिजियोलॉजी है वो धीरे धीरे पैथोलॉजी में कन्वर्ट होती है। और ये जो फूड, ड्रिंक्स और ब्रीथ है यही सोर्स पैथोलॉजी है। ये अगर हितकर या लाभकारी हैं तो ये शरीर को नर्चर करते हैं, और ये अहित या अलाभकारी है तो शरीर में वात पित्त कफ की दुष्टि करते हैं। तो दुष्टि और पुष्टि के कारण ये सोम, सूर्य और अनिल हैं, और जिसके बॉडीली रिप्रेजेंटेटिव वात पित्त कफ है। मतलब वात पित्त कफ के माध्यम से हम शरीर को समझते हैं और इसमें होने वाली व्याधियों को समझते हैं। बिल्कुल। बाकी आप ऐसी कोई ये चीज़ नहीं है कि आप इसे माइक्रोस्कोप से देखें या देखिए, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब भी यही होगा। अब हमने देखना शुरू किया, उसके बाद में हमने देखा कि एक सेल जो है वो भी अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसको अपने अनुसार डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद में उसमें जो डाइजेशन का एक प्रोसेस पूरा होता है, जो वेस्ट मैटर बनता है उसको एक्सपेल करता है। जो एक्सपल्जन है वो वायु से होता है, डाइजेशन होता है वो पित्त से होता है, और न्यूट्रिशन वही कफ है। तो ये तो सेलुलर लेवल पर प्रूव्ड थ्योरी है, चाहे माइक्रोस्कोप से देखें चाहे और आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखें, ये तीन पदार्थ तो सब जगह रहेंगे। क्यों? कि बॉडी इज एवर एंकर्ड बाय द कॉस्मोस। हम उससे अलग नहीं हो सकते कॉस्मोस से, और वो हम नहीं हो सकते तो हमारा सेल भी नहीं हो सकता, हमारा टिश्यू भी नहीं हो सकता, ऑर्गन भी नहीं हो सकता, और सिस्टम भी नहीं हो सकता। तो जैसा अभी हमने बोला था कि ऋषि जो हमारे थे, मतलब
उस समय के जो साइंटिस्ट थे एक तरीके से, तो उनके लिए आपने एक शब्द यूज़ किया था अभी, ध्यान चक्षु, ज्ञान चक्षु, तो ये आप थोड़ा समझाएंगे? ध्यान चक्षु का मतलब ये है कि कंसंट्रेट करके, मेडिटेट करके किसी भी एक तत्व पर गोल बना करके उसको नॉलेज प्राप्त करना। और ज्ञान चक्षु का मतलब ये है कि जिसके किसी के पास में है उससे डायलॉग करके, उससे बात करके अपना नॉलेज बढ़ाना। और तपस चक्षु का मतलब ये है कि उसको प्रैक्टिस में लाना। जब तक नॉलेज, प्रैक्टिस नॉलेज नहीं होगा तब तक उसका फाइनल जो वैलिडेशन है वो नहीं होगा। तो वैलिडेशन के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। और ये सारे जो विज्ञान है वो साधना कहलाते हैं। और अब जो विज्ञान है वो साधन बेस्ड है। तो साधन जब नहीं थे तब साधना थी, और अब जब साधन है तो साधना नहीं है। जबकि मेरा मानना ये है कि साधन होने पर भी साधना आवश्यक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं देखता है, वो कंसंट्रेटेड अटेंटिव माइंड देखता है। और उसकी प्रैक्टिस जो है वो फिर तपस्या ही होती है। और फिर वो बहुत सारे जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्टिव सिंपोजियम है, उनसे ही वो कंफर्म होता है, उनसे ही वो वैलिडेट होता है। इसलिए साधना की अब भी आवश्यकता है। और जो वास्तविक वैज्ञानिक है वो अभी भी यही करता है जो पहले होता था। आप सभी प्रश्नों के उत्तर इतने अच्छे से दे रहे हैं कि सब कुछ एकदम सहज समझ में आ रहा है। पर शुरू से मेरे मन में एक सवाल चल रहा है कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो जयपुर रॉयल फैमिली के राजवैद्य के सानिध्य में हुई है, तो कैसे आप वहाँ तक पहुँचे और क्या उसका आपका अनुभव था और क्या उनका योगदान रहा आपके जीवन में? नेल, मैं एक बड़े साधारण कृषक परिवार से, बहुत छोटे से गांव से हूँ। मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन मुझे आगे की पढ़ाई के लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी कि जहाँ खर्चा नहीं लगे। और इसके लिए बिना किसी माध्यम के मुझे किसी ने बताया कि एक बहुत बड़े राजवैद्य है, उनके चरणों में चला जा, वो तेरी व्यवस्था कर सकते हैं। तो जयपुर फैमिली में जो 7 पीढ़ी से राजवैद्य थे, प्राणाचार्य पंडित रामदयाल शर्मा, उनके वहाँ गया तो वो तो बहुत बड़े लोग थे। उनके पास में सैकड़ों लोग काम करते थे, और बड़े बड़े जागीरदार, जमींदार और राजा लोग और धनी मानी लोग आते थे। उन्होंने मुझे स्वीकार किया, ये मेरी योग्यता के कारण से नहीं, उनके दयालुता के कारण से। मैं वहाँ रहा भी और वहाँ पर खाना वाना का प्रबंध भी हुआ। ये बात है 1969 की, आज से 55 साल पहले। तब ये यूनिवर्सिटी का शुरुआती बैच था और गुरुकुल का लास्ट बैच था। तो हमारी शिक्षा अभी यूनिवर्सिटी व पैटर्न पर ज़्यादा शुरू नहीं हुई, बल्कि वो गुरुकुल परंपरा ही चलती रही। मैं सुबह से शाम तक उनके सारे घरेलू काम करता, सब्जी लाता। उसके बाद में दवाइयाँ लाना शुरू किया, फिर दवाइयाँ कोटना पेटना शुरू किया, फिर दवाई की पुड़िया बांधना शुरू किया। फिर उनके साथ में कहीं 5 साल में योग्यता आई कि मैं उनके चरणों में बैठ करके बीमार देखने लगा। और उसके बाद में मैंने एमडी भी उनके साथ में किया, तो 3 साल और समय मिल गया। तो 1978-79 में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकला और उसी समय उनका किसी कारण से देहांत हो गया, ये मेरे लिए बड़ी एक गेम चेंजिंग घटना थी। फिर हम थोड़े अनाथ फील कर रहे थे, लेकिन फिर मुझे अपनी योग्यता और उनके आशीर्वाद से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 1980 में नौकरी मिल गई। तो मैंने उस परंपरा को जो मुझे गुरुजी से मिली थी, उस परंपरा को जीवित रखा है। वो इतने बड़े वैद्य थे कि उनके पास में रोज 200 से लेकर के 400 तक, सुबह से लेकर के शाम तक पेशेंट आते थे। तो जिसके कारण से हमें उनका ज्ञान सहज रूप से मिलता था, क्लासरूम के अलावा। औपचारिक क्लासरूम में हमारी ज़्यादा शिक्षा नहीं हुई है, उनके श्री चरणों में हुई। तो राज वैद्य जी के सानिध्य में जब आप चिकित्सा भी सीखने लगे और करने भी लगे, तब का ऐसा कोई आपको केस याद हो जिसने आपका पूरा दृष्टिकोण बदल दिया हो आयुर्वेद को लेकर के, कि ऐसा भी आयुर्वेद चिकित्सा में हो सकता है? 1969 से 1979 तक 10 साल का समय, इसमें बहुत सारे ऐसे वाक़या हुए। और मैंने इस तरह के पेशेंट, वो महाराजा मान सिंह और महारानी गायत्री देवी
के राजवैद्य थे और उनके बड़े इंटरनेशनल कनेक्शन थे, और उन राजाओं के कारण से बहुत दूर दूर से लोग उनके पास में आते थे। तो ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं जिनका मैं उल्लेख क्या करूं, लेकिन हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो गीता प्रेस संस्था के संस्थापक थे, और आचार्य तुलसी जो श्वेतांबर जैन धर्म के संस्थापक थे, ऐसे लोगों का उस अवस्था में उन्होंने इलाज किया, और ये उनको समाज की बहुत बड़ी देन है कि वो लोग उसके बाद में बहुत लंबे समय तक उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से काम किया, जबकि डॉक्टरों के हिसाब से वो ब्रेन डेड डिक्लेयर हो चुके थे। हरदेव जोशी जो हमारे उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर थे, बाद में मुख्यमंत्री बने, उनकी वाइफ का एक केस था जिससे डॉक्टरों ने कहा कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, और 3 महीने तक वो कोमा में रहने के बाद और गुरुजी की दया से वो मेरे आँखों के सामने देखते देखते वो जीवित हुई, और उसके बाद में वो मुख्यमंत्री बने, उनके साथ में रही, और 15 साल तक उन्होंने राजस्थान पर राज्य किया। तो ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं जिनका मैं क्या उल्लेख करूं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आयुर्वेद में मेरी श्रद्धा ही उनके कारण से हुई। और ऐसे जटिल केस, जो कॉम्प्लेक्स केस, क्योंकि वो एसएमएस में एक डॉक्टर जीसी शर्मा उस टाइम प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो वो उनके वहाँ पर उनको ले जाते थे, वो ऊंची सी धोती पहनते थे, पाँव में चप्पल पहनते थे, लेकिन वो जब राउंड लेते थे एसएमएस में अपने पेशेंट्स का, तो पूरा स्टाफ जो है वो उनके स्वागत में खड़ा होता था, और जीसी शर्मा साहब उनको परिचय करवाते थे कि ये राजवैद्य है, और ये देखने के बाद में हम तय करेंगे कि ये पेशेंट ठीक होगा या नहीं होगा। डॉक्टरों ने ये कहना छोड़ दिया था कि उनके अचिकित्सक है, डॉक्टर जो है वो उनसे राय लेने के बाद में कहते थे कि हाँ अब इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। उस वक्त में मतलब इतने जो क्रिटिकल केसेस थे वो आयुर्वेद में आ रहे थे, और अभी लोग आयुर्वेद में आने से बहुत कतराते हैं। बहुत सारे उसके कारण हैं, तो उनमें से एक कारण ये भी है कि बहुत धीरे आयुर्वेद काम करता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि आपको लोगों ने कहा हो? देखिए, वो राजवैद्य थे 7 पीढ़ी से, उनके पास साधन भी बहुत थे, और उनके पास दुनिया भर में जितनी औषधियाँ हो सकती थी वो सब थी, और उतनी ही उनकी प्रतिभा थी, और उतना ही उनका ग्लोरी या एक चमक थी, तो जिसके कारण से बहुत कुछ सरल हो जाता था। और हम जब शुरू किया तो हमारे पास में न तो साधन थे न कुछ था, और बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता पेशेंट एक वैद्य पर। कम से कम बूढ़ा हो जाने तक वो इंतज़ार करता है कि ये अनुभवी वैद्य है। लेकिन फिर भी मेरा सौभाग्य ये रहा कि मेरे साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था, इसलिए पेशेंट शुरू से आते रहे। लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आया, जैसे ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुरू हुआ, हमारा सब्जेक्ट जो है वो संहिता से लेकर के डिवाइड हो गया सब्जेक्ट वाइज में, और उसके कारण से हमारा नॉलेज जो है वो एक तरह से सेगमेंटेड हो गया, और इसके कारण से कुछ लोग अच्छे वैद्य नहीं बन पाए। और ये बड़ा एक त्रासदी है कि हम टीचर बना पा रहे हैं, रिसर्चर बना पा रहे हैं, लेकिन अच्छे वैद्य बनाना ऐसे गुरु चरणों में ही संभव है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग आजकल फिर से आयुर्वेद में आने लगे हैं, और बड़ी श्रद्धा के साथ में पूरा समय संहिता पाठ करते हैं, बड़ी जटिलता को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो अच्छे वैद्य बनेंगे। आज मैं खुद अपने इस बात से बड़ा संतुष्ट हूँ कि मेरे अधीन भी कम से कम 1000 लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रतिष्ठित वैद्य हैं अपने अपने क्षेत्रों में। तो इसलिए ये बात कमी है, ये 1000 तो बहुत ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात है, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छे वैद्यों की अभी कमी है, ये बात सही है। तो सर उस वक्त जब आप के राज वैद्य जी चिकित्सा करते थे, तो तब इतने क्रिटिकल केसेस भी ठीक हो रहे थे, तो तब की चिकित्सा में और आज की जो हम चिकित्सा करते हैं, आज के जो आयुर्वेदिक चिकित्सक चिकित्सा करते हैं, उसमें क्या कहीं कोई कमी आई है? हाँ, ऐसा हुआ है कि हम भी मॉडर्न के पेटेंट सिस्टम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और कुछ जो हमारी जनता, जो हमारा रोगी है, वो भी इस तरह के जो प्रयोग हैं चूर्ण के, क्वाथ के, घी के, जो बहुत अच्छी तरह से स्वादिष्ट नहीं होते हैं, उनको लेने से कतराते हैं।
लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी भी जो पुरानी तरीके से जो चिकित्सा कर रहे हैं उनके रिजल्ट अभी भी वैसे ही आ रहे हैं। और जल्दी और देर की बात तो ऐसा है कि बहुत सारी व्याधियाँ ऐसी होती हैं जिनको शीघ्रता से इलाज नहीं किया जा सकता। उनके लिए एक प्रोटोकॉल है, वो पूरा फॉलो करना पड़ता है। और जब तक वो प्रोटोकॉल जो है वो पूरा नहीं होता है तब तक उसका रिहेबिलिटेशन, जो प्रकृति स्थापन जिसको हम बोलते हैं, वो रोग का ख़त्म होना ये चिकित्सा नहीं है। रोग के ठीक होने के बाद में उसकी पूरी फिजियोलॉजी जो है वो रिहेबिलिटेट कर जाए, इसमें अभी बहुत टाइम लगता है। और ये तो सभी में लगता है। आप देखते हैं कि डायबिटीज़ का पेशेंट उम्र भर डायबिटीज़ की दवा ले रहा है, थायराइड का पेशेंट उम्र भर ले रहा है, हाइपरटेंशन का पेशेंट उम्र भर ले रहा है, कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स हमेशा ले रहे हैं। तो इसलिए रिहेबिलिटेशन तक जाने के लिए समय लगता है। आयुर्वेद या एलोपैथी की बात नहीं है। आयुर्वेद की बात केवल इतनी सी है कि आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ जो उस ज़माने में ली जाती थी और बहुत श्रद्धा के साथ ली जाती थी, उसमें आज की जनरेशन थोड़ा हिच करती है। उसके लिए आयुर्वेद ने नए नए फॉर्मूलेशन निकाल लिए और वो फॉर्मूलेशन जो है वो पहले की अपेक्षा कम प्रभावी है। लेकिन ये हमारी एक व्यवस्था है कि वो जैन, जो आप जेड कहते हैं, एक्स कहते हैं, उसकी समस्या है। जेन ज़ेड से मुझे अभी याद आया कि जैसे बचपन से हम लोगों को सिखाया गया है कि सुबह जल्दी उठो, रात में समय से सो, मौसम के हिसाब से ये मत खाओ। आज का यूथ तो इन सब बातों में यकीन नहीं करता। ये सुबह जल्दी उठना है या फिर रात में समय से सोना है, कुछ सेल फोन्स के कारण है उसका। पर ये जो आयुर्वेद का एक सिद्धांत काम करता है यहाँ पे, दिनचर्या का, ऋतुचर्या का, तो कितने स्तर तक इसका हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है? ये सही है कि आजकल आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, जो सीजनल और डेली रेजिमेंट है, उसमें कुछ कारण तो ऐसे हैं जो पेशेंट की लापरवाही के कारण से, लेकिन बहुत सारे कारण इस सर्कमस्टांसेस के कारण से है कि इतनी कॉम्पिटिटिवनेस है और रात दिन काम करने की, भाग दौड़ की और टेंशन और वरीज की लाइफ हो गई है। तो उसके कारण से लोगों को अपने स्वास्थ्य को लास्ट प्रेफरेंस पर रखना पड़ रहा है ना। तो ये एक समस्या ज़रूर है, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई अवॉइडेंस नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। करना तो यही पड़ेगा कि आपको इस बायो क्लॉक को यूनिवर्सल क्लॉक के साथ में मैच करना पड़ेगा। आपको रात होती है तो सोना पड़ेगा, सुबह होती है तो उठना पड़ेगा। और इसके अलावा ऋतुओं के अनुसार आपको भोजन बदलना पड़ेगा, ऋतुओं के अनुसार आपको कपड़े बदलने पड़ेंगे, ऋतुओं के अनुसार आपको खाना पीना सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ भी हो सकता है वो हम उसको पेशेंट को लर्न करवाते हैं, उसको बताते हैं। उसके बावजूद पेशेंट अपनी किसी अवस्था के कारण से नहीं कर पाता, कम से कम जब क्रिटिकल स्टेज आती है तब पेशेंट समझता है कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो रही है और फिर वो करने लगता है। सामान्य तौर पर पेशेंट इसको ओबे नहीं करता है, ये बात सही है। लेकिन ये सब कारण है। इसके अलावा एक बड़ा कारण कि हमारे फूड की, हमारी एयर की, हमारे लिविंग की क्वालिटी जो है वो बहुत तेज़ी से डिटोरिएट हुई। और इतना एडल्ट्रेशन है हर एक चीज़ में, इतना पोल्यूशन है, इतने एलर्जेंस है, तो वो बड़े कारण हैं जो क्या है कि हमें स्वस्थ होने नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन सब से बचने के कुछ उपाय हैं जो आयुर्वेद भी कहता है। मॉडर्न साइंस में भी एक पीएसएम डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरह से उसको सर्कुलेट करता है। पेशेंट की अभी जो सोशल, फाइनेंशियल, ऑक्यूपेशनल और इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स है उसमें वो इसको मेकअप नहीं कर पा रहा है। और जब मेकअप करेगा नहीं तो पूरा स्वस्थ नहीं होगा, ये बात निश्चित। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद में कैसे दिनचर्या के बारे में बताया गया है? ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके रात का खाना पचा है या नहीं पचा है ये सोचते हुए अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। और उसके बाद में उन कम से कम आधे घंटे में ये सारे काम करके और उसके बाद उसको अपनी दिनचर्या में स्नान, ध्यान, अभ्यंग, मैथुन, ये सब का एक क्रम है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन सब का एक क्रम है,
उसके अलावा आहार क्या है ये भी एक क्रम है। दिनचर्या का मतलब ये है कि आपके शरीर के हर अंग को, जितने एक्सटर्नल ऑरिफिसेज हैं जिनसे कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको क्लीन करना और उसकी प्रॉपर हाइजीनिंग करना, सैनिटेशन करना, ये है दिनचर्या का मतलब। और उसमें फूड जो है वो भी एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। उसके 8 जो है वो आहार विधि विशेषायतन है और 12 सब रूल्स हैं कि कैसे खाना खाना चाहिए। असन प्रविचार बोलते हैं उनको, वो भी दिनचर्या का हिस्सा है। जबकि हम खाना खाते हैं केवल जीने के लिए और भागते भागते बड़ी हरी भरी में, वो भी दिनचर्या का हिस्सा है। इसी तरह से हमें शौच आदि से निवृत्त होने के लिए एक जरूरी काम है, वो भी करना चाहिए। नित्य संशोधन, नित्य संशोधन का मतलब ये है कि डेली क्लींजिंग, ये ज़रूरी पार्ट है, लेकिन इसको ऑप्शनल मानते हैं बच्चे। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये डेली क्लींजिंग के बाद में उनको न्यूट्रिशन देना। न्यूट्रिशन के लिए कम से कम वीक में एक बार फुल ऑल बॉडी मसाज और स्टीम देना। इसके अलावा बालों में किस तरह से तेल का उपयोग करना, हेड मसाज कैसे करना, नोस्ट्रिल्स में तेल डालना, कान में तेल डालना, नाभि में तेल डालना, पैरों के तलवों में कम से कम तेल डालना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी दिनचर्या का, जो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है और ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं। तो ये क्या है कि हर एक ऑर्गन की केयर के लिए, मतलब स्किन से लेकर के सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स की केयर। दूसरी बात, विहार। आहार के बाद में विहार, विहार का मतलब एक्सरसाइजेस। कितना फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और कितने सिस्टेमिक फिजिकल एक्टिविटी, एडवाइज फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, वो आपको अपने बल से आधा व्यायाम करना चाहिए। फिर तीसरी बात हुई नींद। नींद जो है उसको भूत धात्री का है। भूत धात्री का मतलब मदर ऑफ एनिमल। तो वो आपको नर्चर करती है, रिपेयर करती है। जो दिन भर में जो टिश्यूज और सेल्स का वियर टियर हुआ है, उसके रिपेयर के लिए एक 8 घंटे की 7 घंटे की नींद और बहुत क्वालिटी स्लीप वो ज़रूरी है। और उस नींद के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने इंद्रियों को हटाएं। मोबाइल देखते रहेंगे तो नींद कैसे आएगी? मन को भटकने से रोकें और फिर शरीर को थकाएं। 3 चीज़ें होती हैं तो नींद के लिए ज़रूरी है। जब अच्छी नींद आएगी तो अच्छा उठना होगा। तो नींद तक की जो प्रोसेस है उसको हम दिनचर्या कहते हैं। और इसमें आहार, विहार और निद्रा, ये हमारे 3 स्वास्थ्य के उपस्तंभ है। और इसके बाद में सैनिटेशन, ये 4 चीज़ें हमें कम से कम रोज़ करनी चाहिए। तो सर दिन में कितने घंटे, मतलब 24 घंटे में कितने घंटे एक नॉर्मल एक इंसान को नींद लेनी चाहिए? दिन में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और रात को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है वैसे नींद की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर 6 से 8 घंटे की हर एक आदमी के लिए। बच्चे हैं तो उनको 10 घंटे की भी नींद चाहिए, और जो बड़ा आदमी है उसको 7 घंटे की नींद पर्याप्त है, और जो टर्मिनल एज में है उसको 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त है। तो नींद डिपेंड करता है कि आपका लेबर कैसा है। अदरवाइज कॉमनली हम 7 से 8 घंटे की नींद को पर्याप्त मानते हैं। सर ये तो आइडियल बात हो गई कि 7 से 8 घंटे हमें सोना ही चाहिए, पर हम आज के समय में देखें तो चाहे बच्चे हो तो स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, काम के लिए आपको जागना ही पड़ेगा उसे कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही है? तो क्या हम करें कि हमारे स्वास्थ्य पर उसका बहुत अधिक बुरा प्रभाव ना पड़े? देखिए, ये मिथ है कि हम नींद नहीं लेकर के रात दिन जाग करके और फिर कोई काम कर लेंगे। आपके काम करने के आवर्स और उसको क्वालिटी अगर लाना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी स्लीप भी होना चाहिए। और काम चाहे 2 घंटे करें, 4 घंटे करें, आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें ये तो आपके ऊपर है कि आप कितने एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं और कितने टाइम आप काम से डेविएट होकर के या इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए बेसिकली ये कभी नहीं हो सकता कि आप 8 घंटे की नींद को कर्टेल करके रात दिन भागें। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति है तो वो 6 घंटे की नींद लेकर के दिन में 1 घंटा आराम कर सकते हैं। उन लोगों के लिए है ये, ठीक है ना। और
काम की क्वालिटी, नींद की क्वालिटी से इम्प्रूव होगी और उसका ड्यूरेशन कम होगा, है ना। जो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी निश्चित रूप से। इसलिए नींद से समझौता करके परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर एक पूरी नींद हम ले रहे हैं, एक प्रॉपर नींद ले रहे हैं, तो जो काम करने में हम 5-6 घंटे लगाते हैं, तो उसका आउटपुट अगर हम पूरे फोकस के साथ में करें तो 3-4 घंटे में भी वो हो सकता है। अभी क्या है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ठीक है। एक आपने जैसा बताया कि आधे बल के हिसाब से व्यायाम करना चाहिए, तो एक तो मेरा प्रश्न ये भी है कि आधा बल का क्या मतलब है? आधा बल का मतलब यह है कि व्यायाम थकान के लिए नहीं होता। आजकल लोग व्यायाम की जगह जिम जाने लगे और अपनी कैपेसिटी और स्ट्रेंथ देखे बिना, वो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि कई लोग जिम में व्यायाम करते टाइम चले जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि वो अपने बल से कहीं अधिक कर रहे हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट पाने के लिए उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। और अगर ये एक्सेलरेशन होता है तो बॉडी की एक लिमिट है, वो ट्रॉमा है, उससे क्या है कि स्पोर्ट्स इंजरी होगी, आपकी बॉडी में इंजरी होगी। और इसलिए अर्धबल का मतलब ये है कि आपकी जो कैपेसिटी है, अगर आप 50 किलो भार उठा सकते हैं तो 25 किलो उठाइए। अगर आप 5 किलोमीटर चलने की ताकत आराम से कर सकते हैं तो आप 2.5 किलोमीटर चलिए। अगर आपको बहुत देर तक किसी तरह का एक लेबर करने की आदत है और 10 घंटे है, तो बेटर ये है कि आप 5 घंटे में वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करें और उसका ड्यूरेशन कम करें। ये तो हमारे लिए एक लर्निंग है कि किस तरह से हम बॉडी को स्वस्थ, अदरवाइज क्या होगा कि एजिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा व्यायाम किया तो थोड़ी दिन में वो आदमी अपनी एज से ज़्यादा बायोलॉजिकल एज हो जाएगी उसकी। तो इसलिए क्या है कि इन सब चीज़ों पर सोचना चाहिए। तो आजकल जो जिम जाने से पहले कैफीन बेस्ड ड्रिंक्स ली जाती है या फिर प्री वर्कआउट जिन्हें कहते हैं, तो वो भी एक तरीके से अपनी शक्ति को बढ़ाकर व्यायाम करना ही है। बिल्कुल, ये हैवी प्रोटीन्स और कैफीन और कुछ नशे, ये सब लेकर के एक आर्टिफिशियल स्ट्रेंथ जनरेट करके अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो उससे 6 एप तो बन सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं बन सकता। हेल्थ में इन सब चीज़ों का इतना भयानक दुष्प्रभाव है कि आहार आपके शरीर की धातुओं के निर्माण के लिए है, 6 एप बनाने के लिए नहीं है। 6 एप या 8 एप बनाने वाले जो प्राणी हैं वो उनका ऑक्यूपेशन ही यही है, वो यही ऑक्यूपेशन करते हैं, तो उनके लिए ये सही है और उनको ये काम करना चाहिए। बाकी लोगों को इस बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो व्यायाम हम करते हैं उसका कुछ ऋतुओं के साथ भी कनेक्शन है कि या फिर पूरे साल भर एक जैसा हम व्यायाम कर सकते हैं? उसमें एक मोटे फ्रेम में तो वो कॉमन है, सर्दी में व्यायाम की क्षमता बढ़ जाती है और उतना ही गर्मी में व्यायाम की क्षमता कम हो जाती है। इसी तरह से जब कोई अनटूवर्ड्स क्लाइमेट पर चेंज होता है, अचानक चेंज होता है, तो ऐसे समय में व्यायाम का निषेध भी है। जब इतनी भयानक बरसात आ रही है, इतनी तेज सर्दी पड़ रही है जो नहीं पड़ती थी, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ व्यायाम का शास्त्र निषेध भी करता है, ऐसे समय में व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज है आयुर्वेद की तरफ से, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिम फ्रीक है या जिन्हें मसल बिल्ड करना है। सिर्फ व्यायाम से संबंधित आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन इसके बाद में दिनचर्या में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गए, तो इनमें भी बहुत बार हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि टूथपेस्ट में SNS है, पैराबेन है, फ्लोराइड है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसके बजाय हम आयुर्वेद में क्या ऑप्शन ढूंढ सकते हैं? सही पूछा नेहल आपने। बेसिकली ये सारे जो इंट्रोडक्शंस हैं वो कुछ वेस्टर्न कल्चर के कारण से आए और कुछ जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के कारण से आए। अदरवाइज हम सामान्यतः बबूल का, नीम का और खदीर का
और बहुत सारे ऐसे जो ब्रांचेज हैं जिनके ट्रिक से हम उसको सॉफ्ट करके और ब्रश करते थे। एक्चुअल में दांत को साफ करने में जितना रोल ब्रश का है उतना पेस्ट का नहीं है, और इसीलिए पेस्ट आप देख रहे हैं जब से बना है तब से कम 100 चेंज हो चुके हैं उसमें। अब कभी नीम का, कभी पेपरमिंट का, कभी जो है वो सौंफ का, और कभी लौंग का, और बहुत सारे अलग अलग चेंजेस। क्यों कि इसका जो बेस है वो क्या है कि दांतों की सॉफ्ट इनेमल को परेशान भी करता है और उसकी एजिंग ख़त्म होती है। इसीलिए ये ओरल हाइजीन और टीथ का जो एजिंग है वो बहुत जल्दी होती है। तो इसमें ब्रश का भी रोल है। ब्रश में भी क्या है कि बहुत सारे हार्ड, सॉफ्ट, मीडियम इस तरह के ब्रश हैं। तो ये प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे ब्रश दिए हैं जो नेचुरली क्रश करने के बाद में उनका रस मसूड़ों को या गम्स को नर्चर भी करता है, दांत को भी साफ करता है, और मुंह में जो टेस्टलेसनेस है या बैड टेस्ट है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो आयुर्वेद में कम से कम 17 तरह के ऐसे पेड़ पौधे बताए हैं जिनका ट्रिक एक हरी डाली और वो सब जगह अवेलेबल है। और इसके अलावा भी हम जीरा नमक का भी दातुन कर सकते हैं, सेंधा और लवण का भी दातुन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। और ओरल हाइजीन इतना बैडली डिटोरिएट हुआ है अभी कि बहुत सारे लोगों को बैड स्मेल या फाउल स्मेल की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी दांतों की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को गम्स में या टॉन्सिल्स में या जीभ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए ऑयल पुलिंग दातुन करने के बाद में ये एक शास्त्र ने बताया इतना अच्छा तरीका है कि आप कोई भी प्योर ऑयल थोड़ी देर के लिए मुंह में घुमा करके 10 मिनट रखिए और उसको थूक दें। उससे पूरा का पूरा जो आपका बकल कैविटी है उसका न्यूट्रिशन मिलेगा। और उसके बाद में इस तरह का कोई दातुन जो नेचुरली मिल रहा है उसको करें, वो ज़्यादा बेटर है। मैं किसी के डिस्कार्ड करने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम सावधानी रहनी चाहिए कि वो हमें नुकसान नहीं पहुँचावे। बिल्कुल, जैसे सोशल मीडिया पे आजकल बहुत चलता है कि आप कुछ भी खरीद रहे हो तो पहले एटलीस्ट उसके इंग्रेडिएंट्स आप एक बार पढ़ो, देखना चाहिए। सर, और जो ऑयल पुलिंग है वो आयुर्वेद से निकला हुआ ये कंसेप्ट है, तो इसमें कौन सा जो तेल है वो इस्तेमाल करना चाहिए? सामान्यतः ऑयल पुलिंग को हम कवल धारण कहते हैं, या गड्डूस एक और प्रक्रिया है जिसको गार्गलिंग कहते हैं, और उसमें सिंपल तिल का तेल, और अगर तेल भी नहीं है तो तिल को चबाना, ये सबसे अच्छा उपाय है जिससे दांतों की एक्सरसाइज होती है। इसी तरह से नारियल का तेल या नारियल की चिटकी उसको चबाना और बहुत अच्छे तरह से उसका दूध बनाना, बादाम को भिगो करके उसको चबाना, या कोई ड्राई फ्रूट जो है उसको चबाना, तो ये अपने आप एक ऑयल पुलिंग हो जाती है। कितना नेचुरल तरीका बताया था, उसको क्या है कि हम नहीं करके और हम एक इस तरह के कुछ पेट्रोकेमिकल्स हैं उनसे माउथ रिंस करते हैं, ये और भी खतरनाक चीज़ है। तो हमारे पास में जब इतना वैभव है हमारे देश में, तो फिर इन सब की आवश्यकता क्या है? तो गंडोश मतलब मुंह में भर करके तेल को रखना। और कितनी देर तक ये करना चाहिए? ये कम से कम 2 बार करना चाहिए, सुबह और रात को सोने से पहले, और 10 मिनट तक के लिए करना चाहिए। इतने सारे कठिन आयुर्वेदिक विषयों को इतनी सहजता के साथ में आपने समझाया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।